वॉल्यूम 100 ही है। क्लियर है स्क्रीन? चलो यहाँ से, यहाँ पे मैंने बताए थे आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसको यहाँ से ही शुरू करते हैं। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि आपके किसी सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किसी मिक्सचर से सेपरेट जब करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं किसी प्योर फॉर्म में, तो उसको आइसोलेशन कहा जाता है। ठीक है। मतलब कोई एक सैंपल वगैरह है, जैसे ब्लड का है, मिल्क का सैंपल है, उसमें मेनी बैक्टीरियाज मिक्स है। ठीक है। तो आप सेपरेट कर रहे हैं कोई विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, किसी भी एक सेपरेट बैक्टीरिया को आप सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको आइसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद। आइसोलेशन क्यों की जाती है? आइसोलेशन की जाती है कि आइडेंटिफाई द काज ऑफ जो एग्जैक्ट बैक्टीरिया है उसका, और जो है ना एंटीबायोटिक्स की टेस्ट की जाती है कि भाई ये इस बैक्टीरिया पे असर कर रही है या नहीं, या डायग्नोसिंग ऑफ डिजीज के लिए भी आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया को किया जाता है। तो ये आइसोलेशन होता है। ठीक है। इसके मेथड भी बताए थे। आइसोलेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कॉमन यूज होता है, जिसका होता है स्ट्रीक प्लेट मेथड। ये स्नैपचैट वाली स्ट्रीक नहीं है। ठीक है, स्ट्रीक प्लेट मेथड, ये आपने याद रखना है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आइसोलेशन, स्ट्रीक प्लेट मेथड। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। पेपर में नहीं आएगा बट कभी कभी आपको पता है आ जाता है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट टाइप, तो ये आपको इसलिए बता दिया। तो ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद बैक्टीरिया क्या होता है, कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, ये भी बता देता हूँ क्योंकि नीचे आपको क्लियर हो जाएगा। कॉलोनी क्या होता है? विजिबल जो ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, किसी एक सिंगल सेल पे ग्रो कर रहा है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रहे क्योंकि हम याद रखेंगे, यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन में जो है ना, फिजिकल स्टेट पे इसको डिवाइड किया गया है। फिजिकल फॉर्म, यहाँ सॉलिड मीडिया, लिक्विड, ब्रोथ, सेमी सॉलिड, ये इसके टाइप होते हैं मीडिया के, जिस पे इसको ग्रो करवाया जाता है बैक्टीरिया को। ठीक है, जिसमें सॉलिड मीडिया होती है, लिक्विड मीडिया होती है जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, सेमी सॉलिड में फिर सॉफ्ट जेल यूज की जाती है, इसलिए ये चीजें यूज की जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी होगा कि वैसे मीडिया क्या होता है, या जो बैक्टीरिया में लैब में यूज किया जाता है, कल्चरल या कल्चर मीडिया जिसको कहा जाता है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करवाने के लिए यूज किया जाता है। या आप समझ लें फूड फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, फूड फॉर बैक्टीरिया जो होता है उसको कल्चर मीडिया कहा जाता है। फिर उसमें ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में, सेमी सॉलिड में, ये इसको मीडिया कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन है। केमिकल कंपोजिशन में इसकी क्या है, सिंथेटिक मीडिया होती है, कॉम्प्लेक्स या नॉन सिंथेटिक मीडिया, या इनरिच्ड मीडिया। तो ये भी इसके केमिकली टाइप्स होते हैं, इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। जस्ट कंसेप्ट क्लियर हो, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते। सिंथेटिक मीडिया क्या होती है? वो कल्चर मीडिया जिसमें ऑल केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं वो आपको एग्जैक्टली मालूम हो। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो आपने डाले, जैसे अगर वगैरह होता है, लोकेट्स वगैरह, जेल वगैरह आपने डाली है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी आपने कल्चर मीडिया में जो है ना रखे हैं, वो क्या हो, एग्जैक्टली नोन हो। ठीक है, आपको पता हो कि क्या मीडिया के अंदर है, कितनी क्वांटिटी में है, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर मेजरेबल। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सिंथेटिक मीडिया। ये केमिकली डिफाइंड किया गया है सिंथेटिक मीडिया को। ठीक है, तो ये प्योर कल्चर होता है जिसमें फॉर सपोज इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज है जैसे एनर्जी सोर्स के लिए, अमाइनो एसिड्स है प्रोटीन के लिए, साल्ट है, विटामिन है, मतलब इनकी आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी वगैरह पता हो तो उसको कहा जाता है सिंथेटिक मीडिया। फैक्ट्स रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब इसमें ना क्या देखा जाता है कि बैक्टीरिया जो है
वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में कैसे ग्रो कर रहा है उसको कहा जाता है सिंथेटिक मीडिया। दूसरा है, इसके अपोजिट होता है नॉन सिंथेटिक मीडिया, या जिसको कॉम्प्लेक्स मीडिया कहा जाता है। ये वो मीडिया होता है, कल्चर मीडियम, जिसमें एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन मालूम नहीं होती है, नॉट नोन। ठीक है, एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं आपको उसका अमाउंट पता नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है सिंथेटिक मीडिया या कॉम्प्लेक्स मीडिया। सही हो गया, तो ये आपने याद रहे, जैसे आपने बीफ को एक्सट्रैक्ट किया, या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टून वगैरह लिए जाते हैं, या यीस्ट होती है, या ब्लड के सैंपल से, तो ये आप इन पे इसको ग्रो करवा रहे हैं, तो इसमें आपको इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये अननोन होते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये क्या होती है सिंथेटिक मीडिया, इसको कहा जाता है। ठीक हो गया, जैसे बफे वगैरह में हम खाना खाते हैं, बफे सिस्टम जो होता है उसमें मिक्स टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं होता, एग्जैक्टली आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये इस वो होता है नॉन सिंथेटिक मीडिया, जिसमें आते हैं न्यूट्रिएंट अगर वगैरह आता है, न्यूट्रिएंट अगर, ब्लड अगर, ठीक है, या चॉकलेट अगर वगैरह, ये रखे जाते हैं जिसपे बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। सही है, तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन। फिर आती है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच मीडिया क्या होती है, कल्चर मीडिया जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आप देते हैं सपोर्ट करने के लिए बैक्टीरिया को, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते, मतलब वो बैक्टीरिया जो को हार्ड टू ग्रो, मतलब कल्चर मीडिया पे ग्रो ना कर सके बैक्टीरिया, उसको कहा जाता है फेस्टिडियस बैक्टीरिया। उसका नाम भी बता देता हूँ चलो, फेस्टिडियस बैक्टीरिया या फसी बैक्टीरिया उनको कहा जाता है। वो बैक्टीरियास होते हैं जो कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाते न्यूट्रिएंट्स की वजह से, तो इनको स्पेशल टाइप या एक्स्ट्रा फीड दी जाती है, या एक्स्ट्रा फूड दिया जाता है, या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया ग्रो करता है, और उसको कहा जाता है इनरिच्ड मीडिया या इनरिच्ड मीडिया। सही हो गया, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये मतलब जो बैक्टीरिया डिफिकल्ट टू ग्रो, तो ये इनका कुछ आइडिया था। सिलेक्टिव मीडिया किसे कहते हैं, सिलेक्टिव मीडिया किसे कहते हैं, एक मिनट रुके आइए चलो। सिलेक्टिव मीडिया, कल्चर मीडिया जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाए। ठीक है, सिलेक्टिव मीडिया किसे कहते हैं, जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाए और दूसरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे, उसको कहा जाता है सिलेक्टिव मीडिया। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि केमिकल जो अनवांटेड बैक्टीरियाज वगैरह हैं इसमें, वो क्या कहते हैं किल हो जाते हैं, या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या वीआईपी सिस्टम आप इसको समझ लें। ठीक है, तो इसमें ये मेक कौन की अगर वगैरह यूज किया जाता है, मेक कौन की अगर, ये नाम आपने सुने होंगे जरूर। मतलब ये क्या करता है मेकोन की अगर, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में मदद देता है, ग्राम नेगेटिव को, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसको रोक देता है, ये वाला न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, तो ये क्या होता है सिलेक्टिव मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया का नाम बता दिया, ये वो होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, बाकियों को इनहेबिट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका मेनिटोल साल्ट अगर होता है, एमएसए जिसको कहा जाता है, यह भी सिलेक्टिव टाइप का एग्जांपल है, मेनिटोल साल्ट अगर। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, जो साल्ट टोलरेंट बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो उनको ये क्या कहते हैं ग्रो करने के लिए इजाजत देता है या अलो करता है, साल्ट वाली बैक्टीरियाज को, जैसे स्टेफिलोकोकस है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियुआस जो हम पढ़ चुके हैं, वैसे इसको ये मेनिटोल साल्ट अगर इजाजत देता है ग्रो करवाने की। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स थे, सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया किसे कहते हैं, वो कल्चर मीडिया जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को शो करता है, या उसके विजिबल डिफरेंसेस को दिखाता है। ठीक है, विजिबल डिफरेंसेस अमंग दूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरियाज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सही हो गया, तो ये वो चीजें होती है, तो ये इसके टाइप्स थे, और इनसे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आज हम डिस्कस करते हैं वेटनरी वायरोलॉजी।
वायरोलॉजी, आपको वायरस के बारे में सबको पता होगा। वायरोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स। ठीक है, एनिमल वायरसेस दैट काज एनी डिजीज, तो उसकी स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो ये वेरी टाइनी इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ये याद रखिएगा, वायरस को हमेशा होस्ट सेल की जरूरत होती है। आउटसाइड द होस्ट ये जिंदा नहीं रह पाता। होस्ट सेल जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा वायरस में। सही हो गया। तो इसकी स्टडी, इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी कैसे इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल्स को, इस सारी स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है वायरस के, ये आपने याद रखने। सबसे पहले क्या है? न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, ये याद रखिएगा। या आरएनए, ओ सॉरी, वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होते, साथ में नहीं होते। ये आपने याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन या मटेरियल, इंस्ट्रक्टिव मटेरियल ऑफ वायरस होता है, जो न्यू वायरसेस को इन्फॉर्म या टेल करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, एक टाइप होगा। सही है। उसके बाद वायरस में एक स्ट्रक्चर होती है कैप्सिड के नाम से। कैप्सिड क्या होता है? इसको प्रोटीन कोट भी कहा जाता है। प्रोटीन कोट भी कहा जाता है। ये प्रोटीन कोट जो है ये प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। ठीक हो गया। या ये प्रोटेक्टिव जैकेट समझ लें वायरस की, इसको कहा जाता है कैप्सिड। तो ये प्रोटीन कोट होता है जो कवर करता है वायरस को। सही हो गया। उसके बाद इन्वलप होता है एक वायरस में। इन्वलप क्या होता है? ये फैटी लेयर होती है। क्या होती है? फैटी लेयर होती है सम वायरसेस में। तो ये भी आउटर कवरिंग की तरह क्या कहते हैं, बैलेंस करती है वायरसेस को। ठीक है, कुछ में वायरस में इन्वलप होता है, ये हम नीचे पढ़ते हैं, कुछ में इन्वलप नहीं होता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा, एक आउटर कवरिंग होती है। और कैप्सोमर्स क्या होते हैं? ये सब यूनिट्स होते हैं कैप्सिड के, जिनसे कैप्सिड बनता है, उसको कैप्सोमर्स कहा जाता है। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स थे जो वायरस में मौजूद होते हैं। फिर आती है वायरस की सेमेंट्री। सेमेंट्री किसे कहते हैं? स्पेसिफिक शेप या अरेंजमेंट ऑफ वायरस क्या क्या है, अरेंजमेंट वायरस की क्या है या शेप्स वायरस की क्या है, इसको सेमेंट्री कहा जाता है। ठीक हो गया। मतलब शेप क्या है वायरस की, तो इसमें डिफरेंट शेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जो है आइकोसाहेड्रल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम नीचे पढ़ते हैं कौन कौन सी वायरस आइकोसाहेड्रल होती है, कौन सी नहीं। आइकोसाहेड्रल शेप किसे कहते हैं? मतलब उस वायरस में मेनी साइडेड हो, मैनी साइडेड हो, बाल की तरह। बाल की तरह जो वायरस की शेप होती है उनको आइकोसाहेड्रल का। जैसे फुटबॉल है, ठीक है, उसमें आपको ये नजर आएगी साइड, एक इस तरीके से, एक यहाँ से नजर आएगी, एक यहाँ से नजर आएगी, एक यहाँ से नजर आएगी। तो ये इसकी अरेंजमेंट है। तो ये इसमें मेनी साइडेड है। तो ये फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसको आइकोसाहेड्रल कहा जाता है, या स्फेरिकल शेप भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं ये भी हम नीचे पढ़ते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर होती है हेलिकल। ये भी शेप होती है वायरस की, ये होती है क्वाइल्ड फॉर्म में। ठीक है, जो कॉइल वगैरह मॉस्किटोज को रोकने के लिए घरों में जलाते हैं, कॉइल होती है बिल्कुल इस तरीके से। तो ये कॉइल ट्विस्टेड रूप की तरह या कॉइल्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होती है वायरस की, उसको हेलिकल कहा जाता है। ये आपने याद रखना। फिर तीसरी यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई है, नीचे भी आएगी, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक है जो सेमेंट्री होती है वायरस में, जिसमें वो ना हेलिकल होगी ना आइकोसाहेड्रल होगी। ये मिक्स टाइप ऑफ या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेमेंट्री। तो कुछ वायरसेस कॉम्प्लेक्स जो है ना शेप में भी आती है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। आइकोसाहेड्रल फुटबॉल की तरह होती है, हेलिकल जो होती है ये स्पाइरल या क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, और कॉम्प्लेक्स जो है ये मिक्स फॉर्म में होती है या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती है शेप्स। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट शेप्स इसकी सेमेंट्री बता दी। नॉमेनकल्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। कार्ल लेन्यूस ने ये दिया था टेक्सोनॉमी के ऑर्डर, पहले फिर फैमिली, फिर सब फैमिली, जीनस, स्पेशी। ये वायरस को इस तरीके से डिवाइड किया गया, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब विडनरी की इंपॉर्टेंस क्या है कि 24 विडनरी में फैमिलीज हैं वायरस की, जिसमें से 8 फैमिलीज डीएनए की हैं और 16 फैमिलीज आरएनए वायरसेस हैं। तो ये हम नीचे टेबल में देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है।
यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये अभी है आरएनए वायरसेस। यहां से हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये आप सबको पता होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को कहा जाता है। और डीएनए जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंड, ये मैंने बताया था। बस इतना थोड़ा सा आइडिया आपको बेसिक हो तो आपको नीचे समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, ये सारी टेबल याद नहीं रखनी है। आपको नजर आ रहा है ये आरटी वेरिडाई, ये फैमिली है। ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, आरएनए सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंड में होती है। एस्ट्रो वेरिडाई ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। बेरना वेरिडाई ये आपने याद रखनी है, ये होती है डबल स्ट्रैंड आरएनए। जो यूनिक है वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरस आरएनए वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंड एक्सेप्ट, तो आपको पता हो कि ये बेरना वेरिडाई जो है ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहलाती है। और बोरना वेरिडाई ये भी है, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। कैल्सी वेरिडाई भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। कोरोना वेरिडाई कोरोना वायरस जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। फ्लेवी वेरिडाई ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। अर्थोमेक्सो वेरिडाई जो इन्फ्लुएंजा में हमने पढ़ा था ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। पैरामेक्सो वेरिडाई ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। पिकोरना वेरिडाई ये एफएमडी की वायरस है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है। दूसरी आपने ये याद रखनी है रियो वेरिडाई, रियो वेरिडाई भी क्या होती है, डबल स्ट्रैंड आरएनए होती है। ठीक है, तो ये दूसरा एमसीक्यूज आपने ये याद रखना है। बाकी रीट्रो हो गई, रेप्डो हो गई, टोगा, ये सारी ये भी क्या होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड होती हैं। तो आरएनए में मिक्स टाइप ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ आइकोसाइड्रल होती है, कुछ हेलिकल होती है। हेलिकल भी तीन चार आपको नजर आ रही हैं, तो ये आपने याद नहीं रखना है। सही हो गया। तो ये आपने यहाँ से दो एमसीक्यूज याद रखने हैं, सारी आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंड होती हैं। दो आरएनए वायरस हैं, इनमें से बेस्ट एग्जांपल ये है रियो वेरिडाई का। ठीक है, रियो वेरिडाई क्या है, डबल स्ट्रैंड है, पेपर में ये आ सकता है, ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक है, तो ये आरएनए वायरस ही यहां से आपको बता दिया। फिर आते हैं डीएनए वायरसेस पे। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड की सारी हमने याद नहीं रखनी है, हमने वो याद रखनी है जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस हो। पेपर में वो है एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंड है। एस्फा वेरिडाई ये भी डबल स्ट्रैंड है। किर्सो वेरिडाई ये भी, ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। तो ये आपने याद रखनी है, किर्सो वेरिडाई या किरको वेरिडाई। हरप्स वेरिडाई ये भी डबल स्ट्रैंड है। पेपिलोमा वेरिडाई ये भी डबल स्ट्रैंड है। और दूसरा है पार्वो वेरिडाई, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पार्वो का। पार्वो भी क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होती है। सही है, तो यहां से भी आपने ये दो याद रखनी है, इनमें से बेस्ट एग्जांपल पार्वो वेरिडाई का आपको पेपर में दे सकता है ऑप्शंस में। आपने याद रखना है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डीएनए वायरसेस आर डबल स्ट्रैंड एक्सेप्ट जो है वो है सिंगल स्ट्रैंड जो है वो है पार्वो वेरिडाई की फैमिली। सही है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है वीओ के लिए, ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है। दूसरा एमसीक्यूज क्या है, यहाँ से दूसरा एमसीक्यूज में आपने याद रखना है, इनकी सिमेट्री आप देखें, आइकोसाइड्रल आइकोसाइड्रल आइकोसाइड्रल, सारी आइकोसाइड्रल है, ये वाली है कॉम्प्लेक्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला भी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑल ऑफ द डीएनए वायरसेस आर आइकोसाइड्रल एक्सेप्ट, तो आपकी होगी पोक्स वेरिडाई, या जिसको पोक्स वायरस कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ये कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है, ये इस टेबल से दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। एक इसकी शेप से, सिमेट्री से, दूसरा इनके स्ट्रेन से, इसके जीनोम जो टाइप होता है। ठीक है, और यहां से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए दो हैं, वो दोनों के नाम बता दिए, बाकियों के नाम भूल जाए। दो आपने जरूर याद रखने हैं, रियो वेरिडाई और बेरना वेरिडाई जो है ये दोनों डबल स्ट्रैंड आरएनए होती है। और डीएनए में भी किर्सो वेरिडाई सिंगल स्ट्रैंड होता है, और पार्वो वेरिडाई ये होता है सिंगल स्ट्रैंड, बाकी सारे डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। और दूसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सारे आइकोसाइड्रल होते हैं, फुटबॉल की तरह, बाल की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है।
एक ही होती है कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है पोक्स वेरिडाई या पोक्स वायरस। यहां तक मुझे शाबाश बताएं, क्लियर है चीज? दोनों के करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स में से इनकी फैमिली से इंपॉर्टेंस बता दी, इनके करेक्टरिस्टिक्स। तो शाबाश बताएं, क्लियर है? क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है। तो यहां से क्वेश्चन आई आई थिंक के आ चुका है, दिखा देता हूं आपको 2018 के वीओ के पेपर में। देखते हैं। देखा था मैंने ये क्वेश्चन भी। ये वाला क्वेश्चन आप देखें, 84। ऑल डीएनए वायरसेस हैव आइकोसाहेड्रल सिमेट्री एक्सेप्ट, देखो इस फॉर्म में एमसीक्यूज आ सकता है। एडिनो वायरस आइकोसाहेड्रल है, हेप्टा वायरस आइकोसाहेड्रल है, हरप्स वायरस आइकोसाहेड्रल है। कौन सी आइकोसाहेड्रल नहीं है? वो है पॉक्स वायरसेस। ये क्या होती हैं? ये होती हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स। ये ऊपर आपको बता दिया। तो ये देखें क्वेश्चन आ चुका है इसी टेबल से, जो आपने याद रखना है। ये रिपीट भी हो जाए तो कंफ्यूजन अभी नहीं होनी चाहिए। सही है। तो फिर आते हैं ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं और वायरसेस के लिए, रैपिड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं? ये क्विक लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं जिसमें आप डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, माइक्रोब्स को या एंटीबॉडीज को। फास्टेस्ट टेस्ट होती हैं। ठीक हो गया। जिसमें आती है अलाइजा, उसके बाद पीसीआर वगैरह, ये सारी आती हैं इसमें। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले अलाइजा क्या होती है, इसको समझते हैं। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता, इंजाइम्ड लिंक अम्यूनो सार्बेंट एसे। ये फुल फॉर्म भी इसको दे सकता है पेपर में, आपको क्लियर होना चाहिए अलाइजा का। ठीक हो गया। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सार्बेंट एसे। इसमें क्या डिटेक्ट किया जाता है? सिंपली जर्नली आपको पता हो अलाइजा का, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अलाइजा जो टेस्ट होती है वो डिटेक्ट करती है या तो एंटीजन को। एंटीजन क्या होती है? ये पार्ट ऑफ जर्म होता है। जर्म्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसका पार्ट होता है एंटीजन। ये भी आप सबको क्लियर होगा। एंटीजन। दूसरी होती है एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीबॉडीज जिसको कहा जाता है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? डिफेंसिव प्रोटीन होता है बॉडी का, जो बॉडी को डिफरेंट माइक्रोब्स या डिजीज से बचाता है। तो जो अलाइजा टेस्ट होती है वो ब्लड हो गई, उस सैंपल में देखती है एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करती है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि एंटीजन कैसे फिट हो रही है एंटीबॉडीज के साथ। तो वो मैच होते हैं, उससे कलर एक डेवलप होता है। ये एक प्रोसेस है अलग सा, जिसमें कोई सैंपल लिया जाता है, उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी की प्रेजेंस को देखा जाता है कि वो बाइंड कैसे कर रही हैं, उनमें कलरिंग को कैसे चेंज हो रही है। तो कलर अगर शो होता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट होता है। जैसे ये ब्रूसलोसिस, एफएमडी, न्यूकैसल, रेबीज, इनमें ये टेस्ट की जाती है। तो ये वेरी फास्ट होती है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है। टाइप्स देखते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइजा। डायरेक्ट अलाइजा नंबर वन, इसका पहला टाइप होता है अलाइजा। इसके प्रोसीजर तो पेपर में नहीं पूछेगा, यहाँ से आ सकता है। डायरेक्ट अलाइजा का क्या होता है? वो डायरेक्टली डिटेक्ट करती है एंटीजन को, ये आपने याद रखना है। क्या करती है? एंटीजन को डिटेक्ट करती है डायरेक्टली। ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा मतलब कि जो है ना, डिजीज का जर्म का जो पार्ट होता है एंटीजन, उसको ये फाइंड करती है। तो कि वो कैसे स्पेशल एंटीबॉडीज के साथ, इसमें थोड़े एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मेन इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डिटेक्ट करती है एंटीजन को। मतलब कोई सैंपल वगैरह लिया जाएगा, उसमें एंटीजन को देखा जाएगा, तो कि वो कैसे प्रेजेंस से सेल या वाल या सरफेस की तरह कैसे वो अटैच हो रही है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो, फिर उसको वॉश किया जाता है, एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा जो होती है उसको रिमूव किया जाता है। फिर इंजाइमेटिक रिएक्शंस किए जाते हैं। इसमें भी वही होता है कि कलर अगर अपीयर हुआ तो वो पॉजिटिव होती है, कलर अपीयर नहीं हुआ तो वो नेगेटिव होती है। तो आपने सिंपली याद रखना है, जो है ना, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड करती है। तो इसमें एक ही एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, वन एंटीबॉडी। वन एंटीबॉडी इसमें यूज की जाती है। बाकी इससे सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अलाइजा। इनडायरेक्ट अलाइजा जो होता है, जो है ना, इसमें क्या चीज देखी जाती है ये आपने याद रखना है। इसमें हम देखते हैं एंटीबॉडीज को। ठीक है। किसको देखते हैं?
एंटीबॉडीज को देखते हैं, किसी सैंपल में एंटीबॉडीज को देखा जाता है, तो वो इनडायरेक्ट एलाइजा होता है। क्योंकि जर्नल ट्रम में एलाइजा, इसमें हम दोनों देखते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। डायरेक्ट में हम एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट में हम किसको करते हैं, एंटीबॉडीज को करते हैं। कि एनिमल या जो पर्सन है, ह्यूमन है, उसके पास एंटीबॉडीज कैसे प्रिपेयर हो रही हैं, क्या उसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, या वैक्सीन हमारी काम कर रही है, बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है या नहीं बना रही है, इसको डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट एलाइजा किया जाता है। तो इसका भी एक अलग सा प्रोसीजर होता है, बेसिक सा समझा देता हूँ, बाकी पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। सैंपल लिया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा वगैरह जो मटेरियल होता है उसको वॉश किया जाता है। फिर सेकंड स्टेज में एंटीबॉडी को जो है ना बाइंड किया जाता है फर्स्ट एंटीबॉडी के साथ। दो इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वही अगर कलर वगैरह प्रेजेंट होगा तो वो देखा जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें एंटीबॉडीज जो है वो दो यूज की जाती हैं, टू यूज की जाती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ से कि पेपर के हवाले से आ जाए। बस आपको बेसिक पता हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। फिर आती है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा ये सैंडविच की तरह होती है, ये डिटेक्ट करती है एंटीजन को बिटवीन टू एंटीबॉडीज। ये आपने याद रखने, बिटवीन टू एंटीबॉडीज के बीच में एंटीजन की प्रेजेंस को फाइंड करती है, उसको कहा जाता है सैंडविच एलाइजा। जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच तो आप सब ने देखा है। सैंडविच में जो क्या कहते हैं, ब्रेड होती है, एक ब्रेड बॉटम होती है, नीचे लगी हुई होती है, तो उसको आप समझ लें ये फर्स्ट एंटीबॉडी। जो नीचे वाली ब्रेड है सैंडविच में, ये फर्स्ट एंटीबॉडी। ठीक हो गया। फिर जो बीच में हम फिलिंग करते हैं, जिसमें पोटैटो भी होता है, चिकन सैंडविच भी होते हैं, तो उसमें बीच में आपको मटेरियल मिलता है, तो ये वाली क्या होती है, इसको आप समझ लें ये एंटीजन होती है। ठीक है। और टॉप जो ब्रेड हम यूज करते हैं सैंडविच के ऊपर, इसको आप समझ लें ये होती है सेकंड एंटीबॉडी। क्या होती है, सेकंड एंटीबॉडी। तो इनके बीच में ये आती, ये सैंडविच बन गया पूरा। सही है। तो ये जो बीच वाली एंटीजन है, इसको डिटेक्ट किया जाता है, जिसको कहा जाता है सैंडविच एलाइजा। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। तो ये वैसे हार्मोन्स वगैरह डिटेक्ट करने में, प्रोटीन डिजीज डायग्नोसिंग में मदद देती। तो ये सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। ये बाकी ये वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कॉम्पिटेटिव एलाइजा, ये वो एलाइजा का टाइप होता है जिसमें एक एंटीजन कॉम्पीट करती है दूसरी एंटीजन के साथ बाइंडिंग साइड में। सही है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एंटीजन एक सैंपल से लिया गया, फिर लैब से आपने आर्टिफिशियल एक और यूज किया, तो वो दोनों के बीच में एक कंपटीशन होती है। कि जो है ना, जैसे टू स्टूडेंट्स हैं, एक गेम होती है ना, चेयर रखी जाती है, दो स्टूडेंट्स उसके गोल चक्कर लगाते हैं, जो उस पे बैठ गया, इससे जो है ना जो फिट हो गया, उस एंटीजन को माना जाता है। तो इसको कॉम्पिटेटिव एलाइजा इसलिए कहा जाता है। तो दो एंटीजन्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन होती है उसको कॉम्पिटेटिव एलाइजा कहा जाता है। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन फोकस क्या है एलाइजा का, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज को बॉडी ऑफ एनिमल से डिटेक्ट करना। ठीक है। ये बेसिक आपको इसका फंक्शन पता हो। दूसरा इसका फुल फॉर्म पता हो, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे इसको कहा जाता है। क्लियर है। तो फिर बेसिक सब समझा देता हूँ। डायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन आपने याद रखनी है, एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। और सैंडविच में भी किसको डिटेक्ट करें, क्योंकि दो एंटीबॉडीज के बीच में हम एंटीजन को ही डिटेक्ट करें, तो यहाँ पे भी एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और उसके साथ जो लास्ट होती है, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव, इसमें दो एंटीजन्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन होती है उसको देखा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ तक था। यहाँ से सच और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो बताई जाए। उसके बाद आता है पीसीआर, जिसको कहा जाता है पीसीआर। पीसीआर किसे कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर माइक्रो में। इसको समझते हैं, पीसीआर किसे कहते हैं। पीसीआर एक टेक्निक होती है जिसमें आप मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं डीएनए की। ठीक है। मिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए की बनाई जाती हैं इस टेक्निक से।
मतलब पीसीआर इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसको पीसीआर कहा जाता है। सही, डीएनए की स्मॉल अमाउंट है, उससे आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, उसको, इस टेक्निक को पीसीआर कहा जाता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, आपने देखी होगी, उसमें आप एक पेपर डालते हैं, उसमें मेनी कॉपीज निकल जाती हैं। तो ऐसे ही एक डीएनए के पीस से मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई जाती हैं, उस टेक्निक को कहा जाता है पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यह भी डायग्नोसिंग पर्पस के लिए देखा देखा जाता है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है, जो है ना, डीनेचुरेशन, इनहेलिंग, एलोंगेशन या एक्सटेंशन इसको कहा जाता है। तो यह समझाता हूँ ये क्या होता है, इनको समझते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन में डीएनए को पहले हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। ये टेम्परेचर लिखा हुआ है 94-96 डिग्री सेल्सियस पे। 1 से 10 मिनट तक डीएनए को हीट किया जाता है ताकि वो प्रिपेयर हो सके कॉपी के लिए। ठीक है। डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब होता है एक डिवीजन का। ठीक है, तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है ना, उसको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक किया जाता है टू सिंगल स्ट्रैंड्स में। मतलब लेडर टाइप होती है ना उसकी स्ट्रक्चर डीएनए की, तो ये दो स्ट्रैंड्स है, इनको सेपरेट किया जाता है, तो इसको कहा जाता है डीनेचुरेशन। इसमें भी डिफरेंट टेम्परेचर वगैरह, हीट वगैरह किया जाता है, इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस। फिर आता है इनहेलिंग। एनीलिंग किसे कहा जाता है? एनीलिंग में एक प्राइमर्स होती है, पार्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, उसको अटैच किया जाता है डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ। मतलब ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स आई, वहां पे प्राइमर्स होते हैं, ये आर्टिफिशियली ग्रो किया करवाए जाते हैं, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए होते हैं जिनको स्टिक किया जाता है इस डीएनए की स्ट्रैंड्स के साथ। ठीक है। जैसे आप समझ लें टैग लगाया जाता है, टैग्स वगैरह जो होती है। ठीक है, वो करेक्ट प्लेस पे टैग हो सके। फिर आता है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो क्या कहते हैं, उसके साथ अटैच्ड होता है और कॉपीज बनाना शुरू करता है। सही है, तो ये बेसिक आपने याद रखना है। एलोंगेशन में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज, या इसका एक और भी नाम होता है टेक पॉलीमरेज। क्वेश्चन आ जाएगा, टेक पॉलीमरेज क्या करता है? ये एंजाइम होता है पॉलीमरेज, जो मेक करता है मिलियंस ऑफ डीएनए न्यू कॉपीज। अगर इस एंजाइम का भी पूछा जाए ना, टेक पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज, इसका क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन पूछी जाए, तो ये एंजाइम क्या करता है? दैट एंजाइम मेक्स न्यू डीएनए कॉपीज। तो इसको कहा जाता है टेक पॉलीमरेज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एंजाइम डीएनए से मेनी या न्यू कॉपीज बनाता है, तो वो टेक पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज उसको कहा जाता है। सही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके एंजाइम का, जो आपने याद रखना है। ये एलोंगेशन वाले फेज में होता है, जहां से डीएनए की कॉपीज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस स्टेप से ये चीजें गुजरती हैं। यहां तक हम करते हैं। कल हम इंशाल्लाह इम्यूनोलॉजी को करेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से सच इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, बट मैंने ये डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है, वहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी में शायद। यहाँ से कुछ जो न्यू चीजें होंगी पढ़ेंगे। बाकी एक्टिव और पैसिव आपने वहां से जो मैंने बताया था वो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, जो आपको परेशान कर देगा। बात वही है, कुछ वर्डिंग का यहाँ पे यूजेज अलग है। तो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे इम्यूनोलॉजी से, और इसको डिस्कस करेंगे। तो वायरोलॉजी यहाँ तक था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वायरस की भी डिस्कस कर ली।